जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम को एक बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपकी परिभाषा दी गई है कूलाम के नियम की, इसे तो कतई रटने ही नहीं दूंगा मैं। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। जैसे इसके फार्मूले को मैं प्राप्त करूंगा वैसे वैसे ही आपको परिभाषा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इस कूलाम के नियम को समझने से पहले आपको कुछ काम की बातें समझनी पड़ेगी जो कूलाम के नियम में प्रयोग होंगे। जो शब्द कूलाम के नियम में प्रयोग होने वाले हैं आपको कठिन क्यों लगता है? क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें आपको पता नहीं होती तो मजबूरन आपको वहां पे याद रखना पड़ जाता है या तो रटना पड़ जाता है। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा दोस्त। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में कूलाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बेहतर तरीके से करके आओगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ काम की बातें समझ लेते हैं दोस्तों जो यहाँ पे प्रयोग होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 4 बातें लिखा हूं। अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, परिमाण और प्रतिकर्षण और आकर्षण बल किसके आवेशों के बीच। ये जो 4 चीजें हैं अगर अच्छे से आप अगर समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कूलाम के नियम को आप एकदम मक्खन की तरह क्लियर कर लेंगे। और इससे आगे भी जितने टॉपिक होंगे वो भी करने में आपको बहुत मदद मिलेगी क्योंकि ये चारों शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं फिजिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द है अनुक्रमानुपाती। का मतलब क्या है? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों कि अगर 2 वैल्यू दिया गया है, जैसे मान लीजिए x और y दिया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर y के वैल्यू को मैं बढ़ाऊं, y का मान अगर थोड़ा सा बढ़ा दूं और इसके वजह से अगर x का मान भी थोड़ा बढ़ने लगे तो वहां पे अनुक्रमानुपाती शब्द का प्रयोग होता है। y के वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो x भी थोड़ा और बढ़ जाए, y के वैल्यू थोड़ा और बढ़ाऊं तो x का वैल्यू थोड़ा और बढ़ गया। यानी y के मान पे निर्भर कर रहा है x का मान, या कह लीजिए x के मान पे y का मान निर्भर कर रहा है। यानी एक के वैल्यू बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के वैल्यू बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक अनुक्रमानुपाती का मतलब है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहां पे कौन सा चिन्ह लगेगा? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगेगा। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? x और y को ऐसे लिखेंगे और बीच में इस तरह से लगा देंगे जिसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y कहते हैं, जिसे x अनुक्रमानुपाती y कह सकते हैं। याद रखिएगा। अब बातें आती है व्युत्क्रमानुपाती की। अब ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है समझिए दोस्तों। जैसे x और y मैंने लिया, ये दोनों एक दूसरे से मान लीजिए कोई रिलेट कर रहे हैं। अब मैंने x और y लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे अगर मैं y का वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो x अपने आप घटने लग रहा है। y का वैल्यू थोड़ा और बढ़ाता हूं तो x थोड़ा और घट जाता है, y का वैल्यू थोड़ा और बढ़ाता हूं तो x थोड़ा और घट जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी एक के वैल्यू के बढ़ने से दूसरा अगर घटने लगे, एक के वैल्यू बढ़ने से दूसरा घटने लगे तो वहां पे व्युत्क्रमानुपाती शब्द का जिक्र होता है। वहां पे कौन सा चिन्ह लगता है? व्युत्क्रमानुपाती का लगता है दोस्तों। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे आप चाहो तो जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे चिन्ह लगाओगे। बस याद रखना कि इसको आप ऐसे सिंपल नहीं लिख सकते। अब इसे बटे के नीचे लिखोगे, एक के नीचे एक लिखोगे, फिर बटे लिखोगे और इसके नीचे y कर दोगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। अनुक्रमानुपाती शब्द यहाँ पे जिक्र किया है, व्युत्क्रमानुपाती भी जिक्र हुआ है शब्द का कूलाम के नियम में। इसलिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि जब इस परिभाषा को आप समझे यहाँ पे जब मैं सिखाऊं तो ऑटोमेटिक आपको रटने की जरूरत न पड़े। अगली बात, परिमाण का मतलब क्या होता है? देखिए परिमाण का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 आवेश है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आवेश यहाँ Q1 है और एक आवेश यहाँ Q2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ आवेश है तो आवेश का मान भी तो कुछ होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे जो Q1 है वो 10 कूलाम का आवेश है। कितना? 10 कूलाम का। अब मैंने यहाँ पे कहा Q2 जो है वो 15 कूलाम का आवेश है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो संख्या बोल रहा हूं मैं कि 10 कूलाम का है, ये 15 कूलाम का है, इसे ही परिमाण कहा गया। इसे ही परिमाण कहा गया। जो संख्या यूज कर रहे हैं हम वही इसका परिमाण है कि ये कितना वैल्यू है, इसकी जो मात्रा है, इसका मात्रा कितनी दी गई है। यानी मात्रक नहीं, मात्रा, मात्रक नहीं, मात्रक अलग है, मात्रा अलग है, ठीक है। मात्रा यानी इसका परिमाण कितना है तो 15 है, इसका परिमाण कितना है 10 है। तो 3 चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप समझेंगे दोस्तों प्रतिकर्षण और आकर्षण बल कब काम करता है आवेशों के बीच में। जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों 2 आवेश लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेरी बात को बड़ी गहराई से सुनिए। अगर मैं कहूं ये दोनों आवेश सेम है, ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश, ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्तों। ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश है। अगर आवेश एक जैसे होते हैं, आवेश अगर दोनों समान हैं तो उनके बीच में बल प्रतिकर्षण लगता है। कौन सा बल लगता है?
प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है दोस्तों? प्रतिकर्षण बल। यानी यहाँ पे बल इधर की तरफ लगेगा और इस पे भी बल इधर की तरफ लगेगा। लेकिन बहुत स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि बल जो लग रहा है वो किसका है। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो ये जो बल काम कर रहा है, इसे जो बल धकेल रहा है उधर की तरफ, वो कौन धकेल रहा है? ये वाला धकेल रहा है। इसलिए इस पे जो बल लग रहा है वो ए का है। किसका है? ए का। और यहाँ पे इस आवेश पे जो बल लग रहा है, इस आवेश पे जो बल लग रहा है वो इस बी वाले का है, इसलिए यहाँ पे बी लगाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको आगे के भी टॉपिक को समझने के लिए। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान से देखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका आवेश दोनों माइनस हो तो भी प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि समान आवेश है। समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में क्या होता है दोस्तों? प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। अब अगर आवेश कहोगे कि सर अगर समान आवेश है तो विपरीत आवेश भी हो सकते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश भी हो सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। अगर दोनों विपरीत आवेश होंगे तो इधर और इधर बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला इस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है दोनों का इधर की तरफ लग रहा है, दिख रहा है। अगर मैं कहूं ये आवेश ए नाम का है और ये आवेश बी नाम का है, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है, ये बल कौन लगा रहा है? बी वाला लगा रहा है। और यहाँ पे जो बल काम कर रहा है, जो खींच रहा है इधर की तरफ, कौन खींच रहा है? ये वाला खींच रहा है। ये दिमाग में रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए दोस्तों समझाता हूं कि कूलाम का नियम है क्या और उसके सूत्र को कैसे प्राप्त किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कूलाम के नियम की। तो कूलाम ने अपने नियम में क्या ऐसा बताया? तो कूलाम ने दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की व्याख्या की है। यानी उस बल की गणना कैसे की जाए, उस बल का मान कैसे निकाला जाए, उसके बारे में इस नियम में समझाया गया कि दो आवेशों के बीच में अगर बल लग रहा है तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। अब वो फार्मूला कैसे प्राप्त किया, आइए समझाता हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे उन्होंने कहा कि अगर दो आवेश, दो स्थिर आवेश, स्थिर मतलब ये दोनों आवेश गतिमान नहीं है, ये भी रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दो स्थिर आवेश कुछ दूरी पे रखे गए हैं और वो दूरी r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r दूरी मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगर दो आवेश स्थिर हैं, दो आवेश इस तरह से अगर रुके हुए हैं, ध्यान से समझिए, अगर दो आवेश इस तरह से रुके हुए हैं, स्थिर आवेश हैं, तो वहां पे जो आवेश का मान होता है, परिमाण, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू जरूर होगा, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगा, तो वहां पे उन्होंने कहा कि दो आवेशों का अगर गुणा कर दिया जाए, अगर दो आवेशों का क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए, Q1 और Q2 कर दिया जाए। दो आवेशों का जो गुणनफल होता है, दो आवेशों का जो गुणनफल, गुणा यानी गुणनफल, दो आवेशों का जो गुणनफल होता है उस पे लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? आकर्षण या प्रतिकर्षण उन्होंने क्यों बोला? अभी परिभाषा की तरफ मत देखिए, पहले समझिए इसे। ठीक है, कि उन्होंने क्यों बोला कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों आवेश या तो प्लस प्लस भी हो सकते हैं, या तो एक प्लस हो या तो एक माइनस हो, या हो सकता है दोनों माइनस माइनस हो। तो कब आकर्षण बल काम करता है, कब प्रतिकर्षण बल काम करता है, मैंने बता ही दिया यहाँ पे अभी आपको। अब ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला, दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, उनके आवेशों के गुणनफल, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझाई दिया था, एकदम आमने सामने लिखते हैं, इसे बटे में नहीं लिखते हैं, मालूम है ना, अनुक्रमानुपाती को बटे में नहीं लिखते। तो उन्होंने कहा कि जो दो आवेश है, उन दोनों आवेशों का अगर आप गुणा करते हो, उन दोनों आवेशों का अगर आप गुणा करते हो तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है? उसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर इन आवेशों को गुणा करने पे जो भी इसका आंसर आ रहा है, इसका अगर आप वैल्यू बढ़ाते हो, इसका वैल्यू बढ़ाते हो तो बल भी बढ़ेगा, गुणनफल का वैल्यू और बढ़ाते हो तो बल और बढ़ेगा। मान लो सपोज दैट गुणा करने पे इन दोनों को आया 10, ठीक है, एक बार गुणा करने पे आया 20, तो वैल्यू बढ़ गया ना, तो बल भी बढ़ जाएगा। अगर इस बार गुणा करने पे आया 30 तो वैल्यू और बढ़ जाएगा। गुणा करने पे वैल्यू आया अगर 40 तो इसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। यानी आवेशों का गुणनफल जो था इसके अनुक्रमानुपाती था। एक किसने कहा? कूलाम ने। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु, ये दोनों स्थिर बिंदु है, ठीक है, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या लग रहा है? आवेशों के बीच क्या लग रहा है? लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आवेशों के बीच क्या काम करता है? बल काम करता है। वो बल दो तरह के हो सकते हैं, आकर्षण भी या प्रतिकर्षण, बताया था मैंने यहाँ पे।
तो दो आवेशों के बीच लगने वाला, मेरे साथ समझिए, ध्यान से समझिए, आप इस वीडियो में ही तैयार करके चले जाएंगे कूलाम का नियम, आपको घर पे बैठ के पर्सनल तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दो स्थिर आवेश है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के, अब परिमाण क्या होता बता दिया मैंने, यहाँ पे जो गुणा कर रहे हैं क्या, Q1 Q2 का गुणा कर रहे हैं, लेकिन Q1 का वैल्यू होगा ना कुछ 10 20 30, Q2 का वैल्यू होगा ना कुछ, वो क्या है, परिमाण ही तो है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने क्या कहा कि इनके बीच की दूरी जो है r, इनके बीच की दूरी r है। ध्यान से समझिए, उन्होंने कहा कि अगर आप दूरी, जैसे मान लीजिए दो आवेश है, ये r दूरी पे है, मान लीजिए Q1 और Q2 है, इसको थोड़ा और दूर रख दें, इसको और थोड़ा दूर रख दें, यानी r का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, r का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे आवेश तो इनके बीच में लगने वाला बल जो होगा वो कम हो जाएगा। अगर जैसे जैसे आवेश नजदीक आएंगे तो लगने वाला बल ज्यादा हो जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि इसकी जो बीच की दूरी r है और यहाँ पे लगने वाला जो बल है ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी एक के वैल्यू को बढ़ाओगे तो एक घट जाएगा। किसने कहा, कूलाम ने। यानी उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लगने वाला बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग यानी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि यहां तक पहुंचा दिया था मैंने, फिर क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इस तरह से परिभाषा तैयार किया जाता है, रटा नहीं जाता है दोस्तों, ये फार्मूले में ही परिभाषा छुपा हुआ है। समझ आ रही है मेरी बातें। अब यहां पे देखिए, इन दोनों को मिला दीजिए, मिलाने के बाद क्या आ जाएगा, F Q1 Q2 ऊपर हो जाएगा और R स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ये आ गया आपका कूलाम के नियम का सूत्र। ठीक है, अब इसको आगे कर सकते हैं हम लोग। F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। जैसे ये सिंबल हटेगा, जैसे ये चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। और जैसे ये हट के जब बराबर का चिन्ह आता है तो उस दौरान एक नया कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट के आ जाता है। क्या आ जाता है, कांस्टेंट के आ जाता है दोस्तों। और के का मतलब होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होता है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब रही बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, 9 × 10⁻9। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, इतना लिखोगे। एक और चीज बता देता हूं जाते जाते दोस्तों, कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों, जो एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों, इसका भी वैल्यू होता है 8.855 × 10⁻12 होता है। क्या होता है, 10⁻12। अब यहाँ पे जब आपके एग्जाम में आएगा तो दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यहाँ से यही से उठाया जाता है दो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, इस एप्सिलॉन नॉट वाले जगह से। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा जरूर पूछा जाता है। किसका, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा जरूर पूछा जाता है। ये लिख के रख लीजिए, एग्जाम में कई बार आता है। आपका 1 नंबर नहीं तो चला जाएगा। रटना नहीं है, सिखा रहा हूं मैं, सीखिए दोस्तों कैसे निकाला जाता है। अगर पहली बात तो बल का मात्रक तो आपको पता ही है, न्यूटन होता है, ठीक ना। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब बारी आती है कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल टू के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट जो एक्चुअली में है क्या, इसे कहते हैं दोस्तों वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युतशीलता कहते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली में है क्या, ये एप्सिलॉन नॉट काम क्या करता है, ये माध्यम का काम करता है। किसका, माध्यम यानी रास्ता। यहाँ पे Q1 और Q2 है अगर, तो Q1 Q2 के बीच में कैसा रास्ता है, हवा वाला है या निर्वात है या कोई और माध्यम है। समझ आ रही मेरी बातें, ये आवेश पानी में है या हवा में है या ईथर मीडियम है, क्या है, कोई तो मीडियम होगा, यानी मीडियम यानी रास्ता। इन दोनों आवेशों के बीच में कौन सी रास्ते हैं, उस रास्ते को बताता है कौन। ठीक है, अब आप कहेंगे नोड लगा है तो क्या, नोड का मतलब होता है दोस्तों, देखिए एप्सिलॉन यम लगा हो तो इसका मतलब कोई अदर मीडियम है, कोई अलग मीडियम है, कोई अलग मीडियम है। लेकिन अगर एप्सिलॉन नोड लगा है तो इसका मतलब है कि या तो ये वायु है, ये दोनों या तो वायु के बीच में है या निर्वात में है। निर्वात का मतलब आप समझते होंगे जहां वायु नहीं है। ठीक है,
तो ये नोड का मतलब होता है वायु या निर्वात, वायु या निर्वात, यानी आवेश के बीच में कैसा रास्ता है, आवेश के बीच में कैसे रास्ते हैं, वायु या निर्वात की। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इतने डिटेल तरीके से आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, आप बता तो रहा हूं मैं कि आप कूलाम के नियम से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, आप बेहतरीन करके आओगे, खुश होकर के आओगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि इसका मात्रक कैसे निकाला जाए। कभी कभी पूछा जाता है कि अपसाइलन नोट का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक रटना नहीं है, मात्रक मैं सिखाता हूं कैसे निकाला जाता है। अब देखिए मात्रक कैसे निकालिए आप। पहले फार्मूला देखिए, एफ इजिकल टू क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलन नोट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप करिए क्या, अपसाइलन नोट को अकेला कर दीजिए। आप कहेंगे अकेला कैसे होगा सर, मैं बताता हूं आपको। ये अपसाइलन नोट को इधर भेज दीजिए और एफ को इधर भेज दीजिए। अपसाइलन नोट को इधर भेज दीजिए, एफ को इधर भेज दीजिए, तो अपसाइलन नोट इधर आ जाएगा, बचा क्या 1/4 पाई और यहाँ इंटू में एफ आ जाएगा, और क्या है ऊपर में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अपसाइलन नोट का देखिए कैसे, ये तो एक संख्या है, तो संख्या का कोई मात्रक होता है नहीं। अब यहाँ पे देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो यहाँ पे एक Q का मतलब कुलाम, यहाँ भी Q है, इसका भी मतलब कुलाम। तो कुलाम और कुलाम दो बार है तो क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर। बटे का मतलब होता है प्रति, बटे का मतलब होता है प्रति। फोर्स यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो यहाँ पे हो गया न्यूटन इंटू आर है दूरी, दूरी का मात्रक तो आपको पता ही होगा मीटर होता है, आई स्क्वायर की वजह से मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपसाइलन नोट का मात्रक भी पता चल गया, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना इजी है, इसको पता नहीं क्यों लोग रटते हैं, कितना इजी है बताइए। तो बताता रहा हूं कि अब दहाड़ के एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला के आओगे अगर मुझे आपने फॉलो कर लिया दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बस मेरे को सपोर्ट करिए दोस्तों। मेरा चैनल नया है, बस अपने दोस्तों तक शेयर करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि लोग उसे सीख सके। आपको फिजिक्स से पूरा मेरे चैनल पर वीडियो मिलेगा दोस्तों, हर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेगुलर यहाँ पे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज सीख लिया, अब बात आती है इसकी विमा की। अब अपसाइलन नोट का विमा निकाल लेते हैं। विमा भी कई बार पूछा जाता है। अब ये सब पूछा कहां जाएगा, टिक आउट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कहां पूछा जाता है, टिक आउट क्वेश्चन में। कभी कभी तो आपको एक नंबर में भी दे देता है, ऐसे कहता है कि वैद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा उसका मात्रक और बीमा भी लिखिए। 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन दे देता है, ठीक ना। अब कितना रट्टा मारेंगे आप, सीखेंगे तो आप जरूर लिख लेंगे। अब तुरंत आपको पता चल जाएगा, परिभाषित करने को बोल रहा है ना, तो अब अपसाइलन नोट क्या हो गया, आप क्या लिखेंगे कि वैद्युतशीलता जो होती है वो एक माध्यम का काम करता है, दो आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में एक माध्यम का काम करता है, याद रखिएगा, दो आवेशों के बीच में एक माध्यम का काम करता है। और रही बात उसके मात्रक और बीमा की, तो मात्रक मैंने कैसे निकाला जाता है बता ही दिया। अब आती है बारी बीमा की। बीमा कैसे निकालेंगे, ये तो संख्या का कोई मतलब है नहीं, आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है समझिए। पहले आपको पता होगा I इजिकल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। क्या होता है, I इजिकल टू Q बाई टी। टी को अगर इधर भेज दें तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। तो Q इजिकल टू हो जाएगा इसका बीमा, I का होता है एम्पियर, टी का मतलब होता है टाइम, तो Q का हो गया 80। तो यहां पे हो गया 80, फिर 80 दो बार है ना Q, बटे नीचे क्या है फोर्स, फोर्स का होता है ML T माइनस 2, फिर हो जाएगा R, R क्या होता है दोस्तों, यल होता है स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब जो कटे उसे काट दीजिए, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं जहां तक है। देखिए आपका क्या क्या मिल रहा है, आपको ए और ए दो बार मिल रहा है, यम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा। यम ऊपर जाएगा तो क्योंकि 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यल एक बार, यहाँ एल दो बार, दो बार और एक बार मिलकर 3 बार हो गया, ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। टी और टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी और टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -t है, -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी t पावर 4 हो जाएगा, t पावर 4 हो जाएगा। और a दो बार है तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी m-1 L-3 T4 A2 इसका क्या होता है दोस्तों, बीमा होता है। कितना आसान है। अब बताइए इसे रटेंगे, रटेंगे तो भूल तो जाएंगे ही। अब भूल जाएंगे तो आपको डिप्रेशन में चले जाएंगे, अरे यार एग्जाम तो बहुत पास आ गया, जो तैयार कर रहा हूं तो भूलते चला जा रहा हूं, आगे तैयार कर रहा हूं पीछे का भूलते चला जा रहा हूं। क्यों भूलते जा रहे हो पीछे का, क्योंकि आप सही तरीके से उसे पढ़ नहीं रहे हो, सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए रटी हुई चीजें दिमाग में कितने तक रहेगी मेरे भाई, कितने समय तक रहेगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन बाद में तो भूल ही जाओगे, इसलिए टेंशन होगा। इसलिए आप चीजों को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, बहकावे में मत जाइए, रटिए मत किसी भी चीज को। अगर कोई आकर के परिभाषा रटा के चला जा रहा है वो सही नहीं है दोस्तों, उसे फील होना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है तो आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको मजा आना चाहिए पढ़ाई में।
उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम लोग एकल बिंदु के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता प्राप्त करना सीखेंगे दोस्तों। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता का सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है, व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, वो भी बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दबा के पढ़ते रहिए।